हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र और आज हम देखेंगे बेसिक हाइबरनेट एप्लीकेशन को क्रिएट करके और उसमें कर्ड ऑपरेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट। तो हाइबरनेट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो हम हाइबरनेट एप्लीकेशन को बनाने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम एसटीएस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। आपके हिसाब से आपके पास में जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से सॉफ्टवेयर? नेटबीन्स और इक्लिप्स, दोनों का किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तीनों में हम बना सकते हैं। हम किसका यूज़ करेंगे? एसटीएस का यूज़ करेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? स्टेप है क्रिएट ए मेवन प्रोजेक्ट। तो हमें क्या करना है? मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो एसटीएस में जाएंगे, फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में जाने के बाद में न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। यदि यहाँ पे मेवन आपको नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? अदर्स में जाके यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे? मेवन कर देंगे और मेवन करने के बाद यहाँ आ जाएगा मेवन प्रोजेक्ट। हम मेवन प्रोजेक्ट पे जाके क्या कर देंगे? नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये पॉपअप आएगा, उसके बाद में उसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पूछेगा आर्कटाइप, यानी कि आर्किटेक्चर क्या है। तो org अपाचे डॉट मेवन, यानी कि हम इसको बता रहे हैं कि हमें किस टाइप का फोल्डर चाहिए, आर्किटेक्ट टाइप चाहिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? मेवन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो मेवन प्रोजेक्ट में मेवन क्या करता है? हमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। किसको? प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए, प्रोजेक्ट की फाइल को मेंटेन करने के लिए। हमें किस टाइप का चाहिए? क्विक स्टार्ट टाइप का क्या चाहिए? आर्क टाइप चाहिए, है ना। जो हमें क्या करेगा? नॉर्मल सा मेवन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा जिसमें हम एप्लीकेशन बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पूछ रहा है ग्रुप आईडी। तो ग्रुप आईडी हम क्या दे देंगे? हाइबरनेट XML। क्या दे देंगे? हाइबरनेट XML। ग्रुप आईडी com.com हाइबरनेट XML। और यहाँ पे दे देंगे हाइबरनेट XML। ये जो ग्रुप आईडी होगी क्या रहेगी? मेन पैकेज का नाम रहेगा, है ना। ये आर्क टाइप जो रहेगा वो क्या रहेगा? मेन पैकेज का नाम रहेगा। और जो पैकेज रहेगा com.mysql, ये मेन पैकेज रहेगा। इसके अंदर क्या होगा? हमारे सारी फाइल्स रहेगी। कौन सी फाइल्स रहेगी? जिसमें हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट रिलेटेड जो जावा क्लासेस वगैरह रखेंगे वो सारी किसके अंदर रहेगी? इस पैकेज के अंदर रहेगी। अब इसको हम कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद में ये थोड़ा टाइम लेगा और वह क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसको हम जावा के नॉर्मल प्रोजेक्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं, मगर हमने मेवन ही क्यों चूज़ करा? तो मेवन हमें क्या करता है? उन फाइल्स को रखने के लिए एक आर्किटेक्चर पहले से प्रोवाइड कर देता है और बता देता है कि कौन सी जगह पे कौन सी फाइलें आएगी। सारा फाइल को मैनेज करने का काम कौन कर देगा? ये मेवन करेगा। और यदि हम नॉर्मल जावा का करते हैं तो सारी फाइलों को हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और जो जो हम चीज़ों को यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल चीज़ों को, हाइबरनेट को हमारे प्रोजेक्ट में जोड़ेंगे तो उनसे रिलेटेड जो फाइल्स है उसको भी हमें डाउनलोड करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। और यदि हम मेवन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ उसकी डिपेंडेंसी को ऐड करना है, बाकी सब काम कौन करेगा? हाइबरनेट मेवन प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक करेगा, यानी उसको ऐड कर लेगा। यहाँ पे हमने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद में क्या होगा? ये मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल जावा का प्रोजेक्ट कैसे बनता है ना। हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद में फाइल में जाने के बाद में जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। वही करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हाइबरनेट डॉट हाइबरनेट XML। ये हमारा जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, है ना। प्रोजेक्ट नाम com.com, ये कर दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद में जावा का प्रोजेक्ट बन गया, सिंपल जावा प्रोजेक्ट। हमने इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद में हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो है क्या है? मेवन प्रोजेक्ट है हमारा और ये सिंपल जावा प्रोजेक्ट है। मेवन प्रोजेक्ट में क्या करा है? इसने एक डायरेक्टरी प्रोवाइड करी है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है, जिसमें बता रहा है कि जो सोर्स मेन डॉट जावा जो है इसमें क्या करेंगे? हम हमारी सारी जावा की फाइल्स रखेंगे। किसके अंदर? इस पैकेज के अंदर। और यहाँ पे हमें क्या कर रखा है? इसने SRC नाम का एक फोल्डर दे रखा है या पैकेज दे रखा है, इसके अंदर हम सारी फाइल्स को रखेंगे। उसके बाद में जो ये मेवन डिपेंडेंसी है इसमें क्या करेगा? वो हमारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसी रहेगी उसको यहाँ पे ऐड कर देगा। वो ऑटोमेटिक कौन करेगा? मेवन करेगा। और यदि हम नॉर्मल जावा का यूज़ करते हैं तो ये जो डिपेंडेंसी है जो हाइबरनेट करेगा उसको क्या करना पड़ेगा? हमें डाउनलोड करके एडिशनली इसमें प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा, है ना। और ये pom.xml है। इसमें क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? उससे कोरोस्पोंडिंग जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उससे कोरोस्पोंडिंग उसकी डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके कोरोस्पोंडिंग ये जो फाइल करेगा कौन करेगा? नेट से ऑटोमेटिकली मेवन क्या करेगा? डाउनलोड करके इसमें रख देगा मेवन की डिपेंडेंसी में। तो इससे क्या हो रहा है? मॉड्यूलिटी प्रोवाइड हो रही है। मतलब कि इसने क्या कर रखा है? हर चीज़ को, हर रिसोर्स को अलग अलग जगह पर क्या कर रखा है? उसने स्टोर कर रखा है, जिससे हमें क्या हो? एफिशिएंसी प्रोवाइड होगी उसको एक्सेस करने में। इसमें क्या करना पड़ेगा? सारा काम हमें करना पड़ेगा, मेंटेन करने का और मैनेज करने का। तो समझ आएगा कि मेवन प्रोजेक्ट और नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या है।
है ना। और आर्किटाइप क्या बताता है, मतलब आर्किटेक्चर बताता है कि किस टाइप का आर्किटेक्चर चाहिए। हमें सिंपल मेवन का आर्किटेक्चर चाहिए था, इसलिए हमने क्या करा, क्विक स्टार क्विक स्टार्ट आर्किटेक्चर हमने क्या करा, मेवन से लिया। मेवन के पास में अलग अलग क्या है, आर्किटेक्चर है, जिसमें अलग अलग तरीके से वो क्या करता है, प्रोजेक्ट के हिसाब से, नीड के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। हमें अभी सिंपल चाहिए था, हमने इसलिए इससे कहा, बोला सिंपल मेवन का आर्किटेक्ट हमें प्रोवाइड कर दो। अब इसका तो काम है नहीं हमें, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, है ना। हमारा मेन काम किससे है, मेवन प्रोजेक्ट से। अब हमारी सेकंड स्टेप क्या आ रही है, सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है वो, कि हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, एडेड क्या है, एडेड डिपेंडेंसी फॉर हाइबरनेट एंड माइस्क्यूएल कनेक्टर। क्या है, माइस्क्यूएल कनेक्टर। अब जो हाइबरनेट है, हाइबरनेट को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, मेवन प्रोजेक्ट हमारा है। अब इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, तभी उसकी फंक्शनलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। और माइस्क्यूएल कनेक्टर की जरूरत है, क्योंकि जब डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलाइज करेगा हाइबरनेट, तो हाइबरनेट को किसी न किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। वो चीज़ क्या हो गई, कनेक्टर हो गई, जो क्या करता है, वेंडर डेटाबेस, यानी कि जो कंपनी के डेटाबेस हम यूज़ करते हैं वो आपको प्रोवाइड करता है क्या, वो कनेक्टर, जिसकी मदद से हम क्या कर सकेंगे, डेटाबेस से हमारी एप्लीकेशन को कनेक्ट करवा सकेंगे। तो हमें दो चीज़ें ऐड करना है, कौन सी, माइस्क्यूएल कनेक्टर और हाइबरनेट, है ना। तो दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे डिपेंडेंसी फॉर हाइबरनेट। यहाँ जाएंगे और यहाँ पे मेवन org लिखा है, यहाँ पे जाके माई स्टार्ट कहाँ है, गेट स्टार्ट हाइबरनेट पे जाएंगे। गेटिंग स्टार्टेड हाइबरनेट पे जाने के बाद में यहाँ पे जाके लेटेस्ट जो स्टेबल वर्जन है उस पर जाके हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद में हम इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हमें यहाँ पे दिखेगी डिपेंडेंसी, ये मेवन डिपेंडेंसी है। इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट में आके ऐड कर देंगे। ऐड कहाँ करेंगे, pom.xml फाइल में। इसमें हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, उसके कोरोस्पोंडिंग जितनी भी फाइल्स को डाउनलोड करना है वो काम कौन करेगा, मेवन करेगा। अब डिपेंडेंसी का ऐड करेंगे, इस फाइल के अंदर हमें डिपेंडेंसीज नाम का टैग मिलेगा। ये जो है डिपेंडेंसी, इसमें जितनी भी डिपेंडेंसी हमें रिक्वायर होगी प्रोजेक्ट रिलेटेड, हम क्या करेंगे, इस डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट के टैग के अंदर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हाइबरनेट से रिलेटेड डिपेंडेंसी ऐड कर दी। अब सेकंड स्टेप क्या हमारी, माई कनेक्टर ऐड करना, उसकी डिपेंडेंसी ऐड करना, किसकी, माई कनेक्टर की। तो हम वापिस से जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई कनेक्टर, डिपेंडेंसी फॉर मेवन प्रोजेक्ट के लिए करना है, हमने मेवन कर दिया। यहाँ पे आते हैं, अब ये जो कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे वर्जन के हिसाब से हमें कनेक्ट करना है। कौन से, हमारे पास में जावा का जो सा वर्जन है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। हमारे पास जावा का कौन सा वर्जन है, ये सॉरी, हमारे पास डेटाबेस का जो वर्जन होगा उसके हिसाब से करेंगे। हम माइस्क्यूएल वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 वर्जन की डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। तो 5 कौन सी हो गई, ये हो गई 5.0.4। हम इसकी डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, वर्जन के कोरोस्पोंडिंग डिपेंडेंसी ऐड करना है ना। यहाँ वर्जन लिखा रहेगा, इससे पता चल जाएगा कि किसके कोरोस्पोंडिंग कौन सा वर्जन यूज़ करना है। इसको यहाँ से कॉपी करके हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसी टैग के अंदर यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिपेंडेंसी अभी क्या दिखा रहा है, जे यूनिट की दिखा रहा है और हेम कार्ड कोर की दिखा रहा है, दो डिपेंडेंसी दिखा रहा है। अब इसको हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद में यहाँ बिल्डिंग दिख रहा है आपको, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड सारी जार फाइल्स क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ये कर दी, हाइबरनेट से रिलेटेड भी कर दी और माइस्क्यूएल कनेक्टर से भी रिलेटेड कर दी। माइस्क्यूएल कनेक्टर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कहाँ गया, माइस्क्यूएल कनेक्टर, ये आ गया माइस्क्यूएल कनेक्टर, है ना। और माइस्क्यूएल कनेक्टर डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जेडीबीसी की। और जेडीबीसी किसकी जरूरत करता है, यूज़ करता है, जेडीबीसी ड्राइवर का यूज़ करता है कनेक्शन के लिए। तो जेडीबीसी ड्राइवर कहाँ है, जेडीबीसी ड्राइवर नाम की एक क्लास होगी जिसका यूज़ करेगा जेडीबीसी इंटरनली डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए। com.mydos का ड्राइवर, ड्राइवर ये ड्राइवर क्लास, इसका यूज़ करेगा। तो ये सारी डिपेंडेंसी ऐड कर दी। अब सेकंड स्टेप हमारी क्या है, हमें क्रिएट करना है इंटिटी क्लास और पोजो क्लास, यानी कि जिसका डेटा, मतलब जिसके कोरोस्पोंडिंग हम क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर करना है। किसका डेटा स्टोर करना है, एम्प्लॉय का करना है। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड एक क्लास बनाएंगे जो क्या करेगी, रियल वर्ल्ड की इंटिटी, यानी रियल वर्ल्ड एम्प्लॉय को क्या करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी, है ना। और उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट को हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी क्लास में वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जो क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड एंटिटी यानी कि एम्प्लॉय के रिलेटेड डेटा को क्या करेगा, वो होल्ड करेगा। समझते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इस पैकेज के अंदर अलग अलग फोल्डर्स बनाएंगे या पैकेजेस बनाएंगे, सब पैकेजेस, जिससे क्या होगा हम आसानी से अलग अलग चीज़ों को कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पैकेज का नाम लिखना है। अब यहाँ पे हम करेंगे इंटिटी, रियल वर्ड इंटिटी नाम की, रियल वर्ड इंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्लास बनाएंगे जो क्या होगी, इंटिटी क्लास या पोजो क्लास होगी। तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटिटी नाम लिख देंगे इसका। तो ये क्या करेगी, इंटिटी नाम का पैकेज क्रिएट कर देगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटिटी नाम की क्लास बना देंगे, या फिर इम्प्लॉय नाम की क्लास बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वो जो इंटिटी है कौन सी इंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्प्लॉय की, तो इम्प्लॉय नाम की क्लास बना देंगे, इम्पीएलओ भाई इम्प्लॉय, ये बन गई। इसके अंदर ये क्लास हमने क्रिएट कर ली इम्प्लॉय नाम की। अब इम्प्लॉय नाम की क्लास तो क्रिएट हो गई, अब ये रिप्रेजेंट कैसे करेगा, जब तक कि इसमें उसके कोरोस्पॉन्डिंग कोई डेटा ही नहीं होगा, है ना। तो इम्प्लॉय के कोरोस्पॉन्डिंग जो रिलेवेंट डेटा होगा उसको होल्ड करने के लिए हम इसमें क्या बनाएंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, है ना। कैसे होंगे वो वेरिएबल्स, प्राइवेट होंगे। तो ये प्राइवेट, अब इम्प्लॉय के क्या क्या हो सकती है डेटा, इम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, नेम हो सकती है, एड्रेस हो सकता है ना, बेसिक 3 चीज़ें लेंगे हम। तो यहाँ पे इंट, अब आईडी जो होगी वो किस टाइप की होगी, नंबर में होगी। तो नंबर क्या होते हैं, इंटीजर टाइप के होते हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इंट कर दिया। उसके बाद में ये कैपिटल होगा, क्या होगा, नाम होगा। तो प्राइवेट स्ट्रिंग, नाम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो हम इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप बना देंगे। उसके बाद में उसका नाम लिख देंगे नेम, है ना। थर्ड क्या है, प्राइवेट। एड्रेस भी किस टाइप का होगा, प्राइवेट एड्रेस भी होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे ADDRESS एड्रेस कर दिया, है ना। एड्रेस करने के बाद में हमारा क्या है कि अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, गेटर और सेटर मेथड को क्रिएट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में देखेंगे जनरेट गेटर सेटर्स, किसके लिए करना है, तीनों के लिए करना है। तो हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट ऑल करके जनरेट कर देंगे। अब ये क्लास का काम हो गया, हमने इंटिटी क्लास बना ली, है ना। ये जो क्लास का नाम जो है वो क्या कर रहा है, रियल वर्ड एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो वेरिएबल है ये क्या कर रहे हैं, उस रियल वर्ड इंटिटी या एम्प्लॉय के क्या कर रहे हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरिएबल्स के फॉर्म में। और गेटर सेटर मेथड का यूज़ करेंगे डेटा को एक्सेस करने के लिए, है ना। अब हमारी इंटिटी क्लास तो बन गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है मैपिंग फाइल बनाना, जो क्या करेगी, हाइबरनेट को बताएगी कि जो ये हमने इंटिटी क्लास बनाई है इसको हमको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करवाना है। तो वो किसकी मदद से करेंगे, हम इंटिटी या सॉरी मैपिंग फाइल की मदद से करेंगे। तो मैपिंग फाइल में वो सारे फंक्शन लिखेंगे जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हाइबरनेट समझ जाएगा कि किस तरीके से हमें उसको क्या करना है, मैप करना है ना। डेटाबेस में टेबल जो प्रेजेंट है उससे मैप करना है। तो ये करने के लिए हम अलग से क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, मैपिंग फाइल को रखेंगे। तो यहाँ पे पैकेज बनाते हैं, पैकेज में लिखते हैं मैपिंग। इसमें क्या होगी, सारी मैपिंग की फाइलें होंगी। तो अभी इंटिटी कौन सी हमारी वन है, एक ही है, तो हम एक ही फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे फाइल जाएंगे, फाइल का नाम लिख देंगे हाइबरनेट, हाइबरनेट मैपिंग HBM, हाइबरनेट मैपिंग फाइल .xml। ये क्या होगा, हमारी मैपिंग फाइल का नाम होगा। या तो फिर हम यहाँ पे कर देते हैं मैपिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मैपिंग, MAPPING मैपिंग, हाइबरनेट मैपिंग फाइल, इसको फिनिश कर देते हैं। अब इस मैपिंग फाइल में क्या करना है, हमें सबसे पहले DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आके लिखेंगे DTD फॉर मैपिंग, हाइबरनेट मैपिंग फाइल, है ना। यहाँ करा, सबसे पहले इंडेक्स ऑफ DTD आया, इसको हमने क्लिक करा। इसको क्लिक करने के बाद में ये हमें इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा है। इसमें हमें देखना है कि कौन सी फाइल या DTD ऐड करना है, किसके लिए करना है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए करना है, मैपिंग के लिए करना है, हमें मैपिंग के लिए करना है। लेटेस्ट 3.0 वर्जन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। जैसे ये डन हो जाएगा इसको ओपन कर लेंगे और इस फाइल के अंदर हमारा DTD ऐड है। ये डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद में इसको हमको सेव नहीं करना है, इसको हमें डाउनलोड करना है, ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद में ये जो है ये पूरा क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप है। इसको हमको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ आके हमारी फाइल में लगाना है। क्या करना है, ऐड करना है। ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है इसमें हम जितने भी टैग्स को यूज़ करेंगे वो टैग्स का डिक्लेरेशन
है ना, वो कौन बताएगा, ये डॉक्यूमेंट बताएगा। जैसे क्या होता है, डिक्शनरी क्या करती है, डिक्शनरी उन सारे वर्ड्स का मतलब बताती है जो हम क्या करते हैं इंग्लिश में यूज़ करते हैं। वैसे ये क्या है, डिक्शनरी है। जिस भी टैग का यूज़ करेंगे उसका डिक्लेरेशन यानी कि क्या मतलब होता है उस टैग का, उसमें किसमें है, इस डॉक्यूमेंट टाइप में। जब भी हाइबरनेट यूज़ करेगा तो समझने के लिए किसका यूज़ करेगा, उन टैग को, ये डॉक्यूमेंट टाइप का यूज़ करेगा। अब हमें मैपिंग परफॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाइबरनेट नाम के टैग को क्या करना पड़ेगा, हाइबरनेट मैपिंग टैग का, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, हाइबरनेट मैपिंग टैग का। ये क्या है, रूट टैग है। जब भी हम हाइबरनेट से मैपिंग किसी भी इंटिटी क्लास से मैपिंग परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैपिंग फाइल बनाना पड़ेगी। और मैपिंग फाइल में प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने के लिए हम मैपिंग मैपिंग के लिए प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे या प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। रूट टैग कौन सा हो गया, हाइबरनेट मैपिंग। इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लास क्लास टैग का यूज़ करेंगे। क्लास टैग के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे, यानी कि बताएंगे कि कौन सी क्लास है जिसको हमें डेटाबेस की टेबल से मैप करना है ना। वो क्या होगी, हमारी इंटिटी क्लास होगी। और उस क्लास का हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें नाम देना पड़ेगा। तो क्लास का नाम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्लास है हमारी इंटिटी क्लास, उस क्लास में जाना पड़ेगा, फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा, यानी कि पैकेज का नेम। और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट लगा के क्लास का नाम लिखेंगे। तो हमारी पैकेज का नाम क्या है, इंटिटी है। क्या है, इंटिटी। ये स्पेलिंग को हमें ध्यान रखना है, यदि थोड़ी सी भी आगे पीछे हुई तो हमें क्या हो जाएगी, एरर आने लग जाएगी, है ना। इम्प्लॉय, ये हमने कर दिया। अब हमने इसको बता दिया कि जो इम्प्लॉय नाम की क्लास है इसको हमें मैप करना है डेटाबेस की टेबल के साथ में। अब हम यहाँ क्या करते हैं, टेबल नाम का टैग लगा देते हैं, है ना। हम चाहते नहीं है कि जो हमारी टेबल का नाम हो वो क्या हो, एम्प्लॉय नाम से हो। तो हम अलग से एक टैग लगा के उसको बता देंगे कि हम जो टेबल क्रिएट करना चाहते हैं डेटाबेस में उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, हम EMP लिख देते हैं, है ना। इम्प लिख देते हैं। उसके बाद में अब हमने यहाँ पे क्लास तो डिफाइन कर दी। अब उसके अंदर अब टेबल तो डिसाइड कर दी, अब टेबल के अंदर हमने क्लास को तो मैप कर दिया। अब क्लास के अंदर वेरिएबल्स को भी मैप करना होगा। तो मैं उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे, आईडी टैग का यूज़ करेंगे ना। तो हम आईडी टैग का यूज़ करेंगे और आईडी के अंदर क्या करेंगे, हम उसका नाम ऐड करेंगे, यानी वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो आईडी टैग के अंदर क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम क्या है, आईडी, है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और टैग का यूज़ करेंगे, क्या है वो, जनरेटर टैग। उसके अंदर क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। वो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, असाइंड प्रॉपर्टी हो गई, है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैप करेंगे, वो कौन सी हो जाएगी, नेम प्रॉपर्टी। और फिर और जो नेक्स्ट है वो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई हमारी, हमारे पास में 3 प्रॉपर्टी है ना। अब ये नेक्स्ट हो गई हमारी एड्रेस, ADDRESS। तो ये मैपिंग फाइल जो है वो क्या करती है, इंटिटी क्लास को, यानी कि जो ये एम्प्लॉय क्लास है क्या है, इंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, रियल वर्ड, है ना। इस इंटिटी क्लास को डेटाबेस की टेबल के साथ में मैप करने का काम कौन करेगी, ये मैपिंग क्लास करेगी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम बताएंगे कि कौन सी क्लास को डेटाबेस की टेबल से क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम उसको क्लास का नाम देंगे। और जो टेबल बनेगी क्लास डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर क्या होंगे, कॉलम्स बनेंगे। कॉलम्स के अंदर क्या होगा, एट्रीब्यूट डिफाइन होंगे। तो वो एट्रीब्यूट कौन कौन से होना चाहिए, वो क्या करेंगे, हम इन प्रॉपर्टी टैग या आईडी टैग की मदद से करेंगे, है ना। और हमने आईडी के लिए आईडी टैग यूज़ क्यों करा, और जो प्रॉपर्टी है इसके लिए हमने जो नेम एड्रेस इनके लिए प्रॉपर्टी क्यों ऐड करा, ये इसलिए करा कि आईडी टैग हम कब यूज़ करते हैं, वो जो रिमेनिंग डेटा है या फिर क्या है रिमेनिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, आईडी टैग का यूज़ करते हैं। यानी ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, प्राइमरी की। यानी कि जो एम्प्लॉय है ना, एक कंपनी में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, अलग अलग, उन सभी को डेटा को एक्सेस करना है हमें। तो क्या करेंगे, हम आईडी की मदद से करेंगे। क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा एम्प्लॉय का सेम नाम और सरनेम हो सकता है ना, या एड्रेस भी सेम हो सकता है। तो हम उसके नाम से एक्सेस करेंगे। यदि नाम से बुलाएंगे तो क्या होगा, यदि मान लो एक नाम के 10 क्या है एम्प्लॉय हैं और उनके एड्रेस भी सेम है और सरनेम भी सेम है, तो 10 आ जाएंगे। मगर हमें क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर को एम्प्लॉय को क्या करना है, एक्सेस करना है या फिर क्या करना है, उससे इंटरेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसकी आईडी से उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तब जाके हम किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को बुला सकेंगे। तो आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। यानी एक एम्प्लॉय की 2 आईडी नहीं हो सकती, 3 आईडी नहीं हो सकती। तो हमने क्या करा, उस आईडी नाम के वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, प्राइमरी बना दिया। यानी कि एक ऐसी की बना दी जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, उस आईडी के कोरस्पॉन्डिंग हमें जिस डेटा को एक्सेस करना है क्या करेंगे, उसकी मदद से कर लेंगे। तो आईडी क्या हो गई, हमारी प्राइमरी की हो गई, यानी कि वो यूनिक होगी, एक होगी।
तो किसी भी कॉलम के एट्रीब्यूट को हमें प्राइमरी बनाना होता है और उसके मदद से हमें रिमेनिंग रिकॉर्ड्स को क्या करना होता है, एक्सेस करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको आईडी टैग के अंदर क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब ये जो नाम है ये बताता है कि आप जो हो, जैसे हम टेबल है ना, ये मैपिंग फाइल क्या करती है, मैपिंग फाइल की मदद से हाइबरनेट क्या करेगा, मैपिंग करने का काम परफॉर्म करेगा किसके अंदर, टेबल के अंदर। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लास, तो यहाँ बता रहे हैं कि जो टेबल के अंदर जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनेगी उसका नाम क्या होना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या करा, क्लास नाम का टैग लगाया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उस क्लास का नाम डिफाइन कर दिया जो हम चाहते हैं कि टेबल का नाम जिस नाम से हो उस वो क्या होगी, क्लास का नाम होगा, है ना। और उसके अंदर हमने जो ये एट्रीब्यूट डिफाइन करे हैं ये बताएंगे कि जो टेबल के अंदर जो कॉलम्स का नाम होगा वो क्या होगा, इस नाम से होगा। आईडी बताएगा कि जो टेबल में जो कॉलम होगा वो कौन सा होगा, आईडी नाम का कॉलम होगा और वो किस टाइप का होगा, प्राइमरी टाइप का होगा, है ना। और जो प्रॉपर्टी टैग है ये क्या है, नॉर्मल कॉलम है, ये क्या करेंगे, ये नेम्स और एड्रेस को स्टोर करेंगे और इसमें मल्टीपल नेम्स भी हो सकते हैं, सिमिलर नेम भी हो सकते हैं और सिमिलर एड्रेस भी हो सकते हैं, है ना। और ये जो कॉलम है उसका टाइप क्या होगा, वो टाइप कौन डिफाइन करेगा, ये जैसे ही हम ये मैपिंग परफॉर्म करेंगे तो ये क्या होगा, क्लास का रेफरेंस लेगा, कौन सी, एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस लेगा। तो यहाँ पे हमने मैप कर दिया आईडी को, कौन सी आईडी को मैप कर दिया, जो इसके क्लास के अंदर प्रेजेंट है, तो उसका टाइप क्या है, इंट है। तो वो क्या करेगा, उस कॉलम का टाइप भी क्या डिफाइन कर देगा, इंट डिफाइन कर देगा, है ना। अब इसको आगे भी समझेंगे जब हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब इतना समझ में आ गया होगा कि मैपिंग फाइल क्या करती है, इसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स क्या काम करते हैं। अब हमारा ये काम तो हो गया, हमने मैपिंग फाइल डिफाइन कर ली, है ना। अब नेक्स्ट काम क्या था हमारा, नेक्स्ट था हमारा कि क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ लिख देंगे कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन फिनिश। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखेंगे। फाइल को क्रिएट करेंगे हाइबरनेट cfg.xml। ये फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मगर क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड है जो हमें क्या करता है, हाइबरनेट प्रोवाइड करता है इसके नाम को डिक्लेयर करने के लिए, किसके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के नाम को डिक्लेयर करने के लिए। अब ये फाइल तो हमने क्रिएट कर ली, मगर अब क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले DTD ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने मैपिंग फाइल के लिए करा था वैसे हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए भी DTD ऐड करेंगे। तो हम जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे DTD फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, है ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कर देंगे। ये क्या हो गया, DTD फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये इंडेक्स पे जाने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन DTD 3.0 DTD कर लिया, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा इसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, नेट की स्पीड, ठीक है चलो हो गया, है ना। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इस टेक को कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी करा और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे हमारी फाइल में। ये हमने ऐड कर लिया, यही काम करता है ये। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होती है, वही टाइप करता है जो इसमें डॉक्यूमेंट डेट जो टेक्स्ट यूज़ करेंगे इस फाइल में। ये XML फाइल है तो XML फाइल के टेक्स्ट यूज़ करेंगे और टेक्स्ट की डिक्लेरेशन, यानी ये टेक्स्ट क्या काम में आएगा और क्या यूज़ में आएगा, ये हाइबरनेट को कौन बताएगा, ये डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन बताएगी। इसमें सारा डिक्लेरेशन है उस टेक्स्ट का जो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने से लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रूट टेक का यूज़ करना पड़ेगा। वो रूट टेक क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टेक का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टेक को ओपन करेंगे, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, सेशन टेक का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री टेक का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ नाम देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शन URL देंगे। क्या देंगे, कनेक्शन डॉट URL, यानी कि इसको बताएंगे कि हमारा डेटाबेस कहाँ पर रखा हुआ है ना। तो JDBC:MySQL localhost common 3306
कोलन, अब क्या करेंगे डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब डेटाबेस का नाम लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जाके डेटाबेस को क्रिएट कर देंगे। और ये जो लोकल होस्ट और 3306 है ये बता रहा है कि जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ रखा है। तो ये हमारी मशीन पे रखा है, यानी कि इसी सिस्टम पे रखा है जहाँ पे आप एप्लीकेशन बना रहे हैं। इसलिए हमने क्या करा है, लोकल होस्ट लिखा। और 3306 का है कि कौन से पोर्ट नंबर पे वो सर्विस रनिंग कर रही है, तो 3306 पोर्ट पर रन कर रही है। हम यहाँ पे आके देखेंगे, यहाँ पे जाके कनेक्शन पे देखेंगे, कनेक्शन में जाके देख लेंगे कि कौन से कनेक्शन, ये लोकल होस्ट है मशीन का है हमारा, कि कौन सी सिस्टम पे काम कर रहा है, ये मशीन रन कर रही है, मतलब ये जो डेटाबेस मैनेजर सिस्टम है कौन सी मशीन पर रखा हुआ है। तो लोकल होस्ट यानी कि हमारी होस्ट यानी मशीन पर रखा हुआ है, उसका पासवर्ड और यूजर नेम क्या है, रूट है, और जो पोर्ट नंबर सर्विस है कौन सी सर्विस रन कर रही है, 3306 पे, है ना। हमें क्या करना है, सिंपल आगे यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ क्रिएट डेटाबेस करेंगे और डेटाबेस का नाम लिख देंगे। हम यहाँ लिख देंगे हाइबरनेट XML, हाइबरनेट फर्स्ट XML कर देते हैं, है ना। पहली एप्लीकेशन है हमारी। उसके बाद में हमें कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे आके हमें इसका नाम लिख देना है। क्या लिखना है, हाइबरनेट 1 XML। तो डेटाबेस का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइबरनेट 1 XML। XML कैपिटल था या स्मॉल था, स्मॉल था, ठीक है ना। ये हमने कर दिया। उसके बाद में अब हमको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड और यूज़र नेम सेट करना पड़ेगा। तो एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे हम, पासवर्ड। तो क्या करेंगे, CONNE कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम देना पड़ेगा। तो वो यूज़र नेम क्या था हमारा, रूट था, है ना। उसके बाद में अब यूज़र नेम तो दे दिया, अब यूज़र नेम के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें लगेगी पासवर्ड की ज़रूरत, कनेक्शन डॉट पासवर्ड, है ना। पासवर्ड क्या था हमारा, रूट था। अब हमने क्या करा, पासवर्ड भी दे दिया। उसके बाद में हमको अब क्या करेगा, कनेक्शन की डिटेल तो दे दी, डेटाबेस कौन से कनेक्शन, कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना, कहाँ रखा, सब दे दिया, पासवर्ड यूजर नेम भी दे दिया, है ना। अब उसको ड्राइवर देना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर की मदद से ही वो क्या करेगा, कनेक्शन स्टेबलाइज करेगा, है ना। और ड्राइवर कौन सा देना पड़ेगा, MySQL ड्राइवर देंगे। कौन सा ड्राइवर देंगे, MySQL ड्राइवर देंगे, जिसकी मदद से वो MySQL डेटाबेस से कनेक्शन कर पाएगा। तो कनेक्शन डॉट DRI ड्राइवर, ड्राइवर क्या है, क्लास है, किसके अंदर, JDBC के अंदर। तो यहाँ पे लिख देंगे ड्राइवर क्लास, है ना। उसके बाद में क्या कर देंगे हम, वो कहाँ पे रखी हुई बता देंगे, mysql.jdbc.driver। यदि भूल जाओ तो क्या करोगे, यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसी में आके MySQL कनेक्टर में आके देख लेना कहाँ पे रखी हुई है, com.mysql.jdbc और .ड्राइवर। यही हमने करा, पूरा पाथ लिख रखा, उसको बताया कि ड्राइवर क्लास है कहाँ पर, एक्चुअली ये ड्राइवर क्लास है, बस यही करा है ना। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, हमने सब सेट कर दिया, कनेक्शन के लिए ये भी दे दिया, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या होगी, एज हाइबरनेट टू डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पे करेंगे प्रॉपर्टी टैग का यूज़। अब उसका यूज़ क्यों करेंगे, हम देखेंगे HBM टू DDL, और यहाँ पे हम कर देंगे HDM टू DDL डॉट ऑटो। हमने ऑटो कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे UPDATE अपडेट, है ना। यानी कि हाइबरनेट क्या करे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से ऑटोमेटिक, या डेटा जो डेटाबेस है उससे क्या करे, ऑटोमेटिक इंटरेक्शन परफॉर्म करे। यानी कि यदि उसमें जो मैपिंग फाइल हम ऐड करेंगे, यदि उसमें टेबल पहले से बनी हो तो क्या करे, उसमें जाके डेटा को अपडेट कर दे, और यदि नहीं हो तो क्या करे, डेटाबेस में जाके टेबल को बना दे। बस इतना काम करता है ये, है ना। अब एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे, वो प्रॉपर्टी किस लिए रहेगी, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, अब सारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइल को मैप करेंगे। कौन सी फाइल को, मैपिंग फाइल को। तो यहाँ क्या करेंगे, मैप नाम के टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी रिसोर्स को, यानी कि एक ऐसी फाइल को यूज़ कर रहे हैं जो कि जावा की नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, रिसोर्स हो जाएगी। तो रिसोर्स को ऐड करेंगे। तो रिसोर्स कहाँ पे रखा हुआ है, जिसको हमको यहाँ पे ऐड करना है, ये रखा हुआ है किस फोल्डर के अंदर है हमारे, ये है मैपिंग फोल्डर के अंदर, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखना पड़ेगा इसका। तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पैकेज का नाम लिखेंगे मैपिंग, और स्लैश करके उस फाइल का नाम लिखेंगे। तो क्या है, मैपिंग डॉट HBM हाइबरनेट डॉट XML, हमने नाम दे दिया।
अब ये क्या हो गया, हमारा कॉन्फ़िगरेशन का काम कंप्लीट हो गया है ना। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इसको हम कर देते हैं सेव। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या करी, मैपिंग फाइल क्रिएट कर दी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर दी। अब क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जो क्या करेगी, हमें सेशन प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, सेशन। अब हम जाते हैं फोल्डर बनाते हैं जिसमें यहाँ पे जाने के बाद में पैकेज क्रिएट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं कनेक्शन PROVI प्रोवाइडर, कनेक्शन प्रोवाइडर। इसके अंदर क्लास का नाम भी हम ये रख देंगे, क्या कर देंगे, क्लास का नाम है ना, क्या होता है, कनेक्शन, सेशन प्रोवाइडर है, कनेक्शन प्रोवाइडर, कनेक्शन PROVIDR, कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास का नाम लिख दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब क्या करेंगे, इंस्टांस वेरिएबल बनाएंगे है ना, किसके कॉन्फ़िगरेशन क्लास का, और क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री क्लास का क्या करेंगे, इंस्टांस वेरिएबल बनाएंगे। प्राइवेट स्टैटिक कौन, और यहाँ पे कर देंगे प्राइवेट फैक्ट्री, है ना। अब ये तो हमने कर दिया, उसके बाद में अब इसको क्या कर देंगे, इंपोर्ट भी कर देंगे। हमारे पास में 3 क्लास क्या है, 3 अलग अलग मॉड्यूल्स में, पैकेजेस में क्या रखी है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास रखी है। हमें सिर्फ हाइबरनेट की लेना है ना। और ये सेशन फैक्ट्री को भी क्या करना है, हमें हाइबरनेट वाले इंटरफेस को ही हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे है ना, पब्लिक स्टैटिक, वो रिटर्न क्या करेगी, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। ये मेथड क्या करेगी, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी है ना। इसका नाम रख देते हैं हम सेशन फैक्ट्री है ना। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्या करेंगे कि भाई सेशन फैक्ट्री के पास में कनेक्शन है या नहीं है ना। तो यहाँ पे SF इज इक्वल्स टू नल, यदि नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइबरनेट क्या बोलता है, यदि हाइबरनेट को यूज़ करना हो तो हाइबरनेट क्या बोलता है कि मेरे को आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रोवाइड करना पड़ेगी, उसकी मदद से मैं क्या करूँगा, अपने आगे के काम या फिर टास्क को परफॉर्म करूँगा, बेसिक टास्क को परफॉर्म करूँगा है ना। तो क्या करेंगे, हम उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल देंगे। तो हाइबरनेट क्या बोलता है, मेरे अंदर एक मतलब हाइबरनेट बोलता है मेरे पास में क्या है कि एक फंक्शन है जिसमें आप क्या करो, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पास कर दो। वो फंक्शन का नाम है कॉन्फ़िगर। वो कॉन्फ़िगर फंक्शन किसके अंदर रखा है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर रखा है। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्लास का इंस्टांस वेरिएबल बनाया। अब क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर रखी हुई मेथड है। तो मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन क्लास का, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे कॉन्फ़िगर है ना। और उसके अंदर हम क्या करना है, हमें स्ट्रिंग पास करना है, यानी कि वो रिसोर्स पास करना है। तो वो क्या रिसोर्स हो गया, फुल्ली क्वालिफाइड नेम हमें पास करना है उस फाइल का। किसके अंदर रखिए, कॉन्फ़िगरेशन नाम के पैकेज के अंदर रखिए हाइबरनेट सेफजी XML फाइल। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ रखिए, कॉन्फ़िगरेशन, स्पेलिंग सही है ठीक है, hibernet.cfg.xml हमने इसको पास कर दी। अब ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहली स्टेप, अब ये हमने पास कर दी। अब हाइबरनेट क्या करेगा, हाइबरनेट के पास होती है फंक्शनलिटी क्या, XML पार्सर। अब हाइबरनेट ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर हमने क्या लिखा है, XML का टैग का यूज़ करके हमने क्या लिखा है, कोड लिखा है ना। अब वो क्या करेगा, अब जावा को तो ये समझ नहीं आता है, तो हाइबरनेट क्या करेगा, XML पार्सर की मदद से क्या करेगा, उसको सबसे पहले पार्स करेगा, यानी कि कन्वर्ट करेगा जावा अंडरस्टैंडेबल कोड में। उसके बाद में क्या करेगा, चेक करेगा कि ये कोड जो है उसमें कोई एरर तो नहीं है। और ये चेक करने के बाद में क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसमें प्रेजेंट फील्ड में क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा या होल्ड करवा देगा, यानी कि वेरिएबल्स में क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को होल्ड कर लेगा है ना। कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन मेथड, कॉन्फ़िगरेशन फाइल की इन्फॉर्मेशन को भी और मैपिंग फाइल की इन्फॉर्मेशन को भी। अब ये दोनों किसके पास हो गए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के पास में सारी हो गई। सबसे पहले क्या करा, उसने कन्वर्ट कर लिया पार्सर की मदद से, किसमें, जावा अंडरस्टैंडेबल कोड में। उसके बाद में क्या करा, उसको अपडेट कर दिया फील्ड में, जो किसके पास है, कॉन्फ़िगरेशन पास है ना। अब क्या करेंगे, हम सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
क्योंकि सेशन फैक्ट्री क्या करती है, उन इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, एग्जीक्यूट करने का काम करती है। मगर इन्फॉर्मेशन लेना भी तो पड़ेगा ना पहले, तो लेने का काम कौन करता है, इन्फॉर्मेशन को फाइल में से निकालने का काम और ऐड करने का काम कॉन्फ़िगरेशन करता है। इसलिए हमने क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करा। अब वो फाइल को हमको किसको देना है, सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को देना है ना। तो सेशन फैक्ट्री को देना है तो हम क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री के पास में कॉन्फ़िगरेशन के पास में क्या है, एक मेथड है। कॉन्फ़िगरेशन बोलता है कि यदि आप क्या करोगे, उस मेथड को कॉल करोगे तो आपको क्या होगा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का भी क्या कर दूंगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, साथ में बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड को कॉल कर देंगे। ये मेथड कॉल करेंगे तो इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस में क्या करते हैं हम, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, इंटरफेस होल्ड कर सकता है ना। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न कर रहा है, ये मेथड रिटर्न कर रही है। उसके साथ साथ क्या कर रही है, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इस हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, वो भी रिटर्न कर रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन को लेगा और क्या करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, यानी कि डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलाइज करेगा। मैपिंग फाइल के कोरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेगा और उसके अंदर एट्रीब्यूट को सेट करेगा। और कनेक्शन पूल में क्या करेगा, वो कनेक्शन को सेट करेगा, यानी कि सेशन के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस सेशन फैक्ट्री को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ से रिटर्न कर देंगे एसएफ को, है ना। यहाँ पे हमने एसएफ को रिटर्न कर दिया और उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एसएफ को। यदि सारी चीज़ें पहले से सेशन फैक्ट्री के पास में हैं, है ना, और क्या हुआ कि जो सेशन है वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट की, और वो यदि वो नल नहीं है, उसके पास में पहले से कनेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। और यदि वो नल है तो हम ये सारी मेथड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर समझ आएगा कि सेशन क्या है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, हमारी क्या थी, नेक्स्ट स्टेप डाटा एक्सिस क्लास हमें क्रिएट करना है। हम पैकेज क्रिएट करेंगे एक, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा एक्सिस क्लास को क्रिएट करेंगे। तो पैकेज के लिए यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद में एक पैकेज क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे डेटा एक्सिस। डेटाबेस से एक्सिस कर रहे हैं ना, डेटाबेस एक्सिस क्लास हो गई, ये पैकेज हो गया। अब इसके अंदर क्लास भी क्या करेंगे, वही वाली क्लास बना देंगे। क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से एक्सिस करने का काम कर रही है, क्या कर रही है, एक्सिस करने का काम कर रही है ना। अब ये क्लास क्रिएट कर दी हमने। क्लास क्रिएट करने के बाद में हमारा पहला काम क्या होगा, सेशन इंटरफेस का इंस्टेंस वेरिएबल बनाना। सेशन बना लिया, अब ये इंटरफेस है। अब इंटरफेस क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको इंपोर्ट तो कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, है ना। और हमें क्या चाहिए, सेशन फैक्ट्री का, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी समझ लो कि सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब सेशन का ऑब्जेक्ट कौन प्रोवाइड करेगा, सेशन का ऑब्जेक्ट बोलता है सेशन फैक्ट्री प्रोवाइड करेगा। सेशन फैक्ट्री बोलता है कि मेरे पास में एक मेथड है, क्या है, मेथड है, जिसका यदि तुम कॉल करोगे किसके साथ में, एसएफ के। अब ऑब्जेक्ट किस, मेथड किसकी है, सेशन फैक्ट्री की मेथड है, इसके अंदर है, तो इसके ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, है ना। मगर हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट तो क्रिएट करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास में वो मेथड हमें प्रोवाइड कर दी है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे, कौन सी, गेट सेशन फैक्ट्री मेथड को, है ना। तो ये क्या करेगी, हमें इंटरनली सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल कर लेंगे जो इसके अंदर है। जैसे हमने क्या करा था, कॉन्फ़िगरेशन क्या करा था, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बना था। अब कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में सेशन फैक्ट्री का क्या करना था, हमें ऑब्जेक्ट बनाना था। तो उसने क्या करा था, कॉन्फ़िगरेशन ने बोला था कि मेरे पास में एक मेथड है, उसको आप यदि कॉल करोगे तो आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या करा, इसने सारा टास्क परफॉर्म करा। अब इसके पास में क्या करा, उसने सेशन यानी कि कनेक्शन बना के रख लिए, है ना। अब जब भी क्या होगा कि ये जो सेशन है, ये सेशन क्या करता है, इंटरफेस हमें मेथड्स प्रोवाइड करता है ना। सेव, अपडेट, डिलीट, यानी कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए, ये करने के लिए सारी मेथड प्रोवाइड करता है। अब मेथड का हम डायरेक्टली बिना कनेक्शन के वो मेथड का यूज़ ही क्या है ना, जब तक कि उसको पता नहीं कि कौन से डेटाबेस से क्या करना है, उसको इंटरेक्शन करना है या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है, सेशन फैक्ट्री के पास है। तो सेशन फैक्ट्री से हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो क्या करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम वो मेथड को कॉल करेंगे, जो क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन भी देगी, सेशन ऑब्जेक्ट देगी हमें रिटर्न करके। तो ये मेथड को कॉल करेंगे। अब ये मेथड कैसी है, स्टैटिक है, यानी कि हम क्या करेंगे, कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास के नाम से इसको क्या करेंगे, एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन
प्रोवाइडर डॉट स्टैटिक मेथड को क्या कर सकते हैं, क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं, मेथड को एक्सेस कर लिया। अब ये कनेक्शन प्रोवाइडर मेथड को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे चेंज टू माई स्क्वायर कनेक्शन प्रोवाइडर, नहीं 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 गलत कर दिया ना, हमने प्रोवाइडर लिख दिया जहाँ कि हमारी क्लास का नाम प्रोवाइडर है। एक बार और रीचेक कर लेते हैं, क्या है, कनेक्शन प्रोवाइडर है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ये आ गई हमारी कनेक्शन प्रोवाइडर, ये इंपोर्ट हो गई है ना। जो का रखिए कनेक्शन प्रोवाइडर पैकेज के अंदर कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास रखिए, ये इंपोर्ट हो गई। अब इंपोर्ट होने के बाद में अब इसने तो क्या करा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा। और हमको क्या करना है, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट के साथ में हमें वो मेथड रिटर्न करना है जो क्या करेगी, सेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। तो वो मेथड का नाम क्या है, ओपन सेशन। क्या है, ओपन सेशन। अब ये मेथड हमें क्या करेगी, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी सेशन का। आप क्या कर सकते हैं, हम सेशन के इंस्टेंस वेरिएबल के साथ में वो मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, है ना। तो अब वो मेथड कौन कौन सी हो गई, गेट हो गई, गेट हो गई, है ना, जो क्या करेगी डेटा को ला के देगी। सेट हो गई, या फिर सॉरी परसिस्ट हो गई, जो क्या करेगी डेटा को ऐड करने का काम करेगी डेटाबेस में, है ना। या फिर क्या हो गई, परसिस्ट हो गई, अपडेट हो गई, जो क्या करेगी अपडेट करने का काम करेगी, डिलीट जो डिलीट करने का काम करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को सेट करना, ये डेटा को सेट करना पड़ेगा किसमें, इस एम्प्लॉय क्लास में। ये क्या है, इंटिटी क्लास है, रिप्रेजेंट करती है रियल वर्ल्ड इंटिटी को। हम इससे इंटरेक्ट करेंगे, किससे, डेटाबेस से नहीं इंटरेक्ट करेंगे, हम इस क्लास से इंटरेक्ट करेंगे। हमें जो भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है हम इसके ऊपर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, डेटाबेस की टेबल में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे हम जेडीबीसी का यूज़ करते थे तो क्या करते थे, हमें टेबल का कॉलम याद रहता था, हम क्या करते थे, एसक्यूएल क्वेरी लिखते थे, क्या करते थे, इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद में कॉलम का नाम लिखते और वैल्यू कर देते। अब हम ये इंसर्ट इनटू नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके वेरिएबल में पहले वैल्यू को सेट करेंगे। तो वैल्यू को सेट करने के लिए क्या करेंगे, सेट मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आके हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका, एम्प्लॉय क्लास का, एंटिटी क्लास का, है ना। ई एम पी इक्वल टू न्यू EMPLOY, एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, है ना। इस क्लास को क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद में अब क्या करेंगे, सेट करने का काम करेंगे इसमें वैल्यू को। तो सेट करने के लिए सेट मेथड हो गई। अब हमें क्या करना है, आईडी को सेट करना है। अब एम्प्लॉय की आईडी हो गई 101। उसके बाद में क्या करेंगे हम, हाँ एक काम तो रह गया, हमने यहाँ पे मेन मेथड तो बना ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, एग्जीक्यूटेबल कोड है, और एग्जीक्यूटेबल कोड किसके अंदर रखते हैं, मेन मेथड के अंदर रखते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS आर्ग्यूमेंट, यहाँ आके मेन मेथड हम कर देंगे, क्लोज कर दी। अब एक एक करके सेट करेंगे, है ना, एम्प्लॉय डॉट सेट। अब हमने क्या कर दिया, नाम सेट करना है हमें, हम नेम रख देते हैं RUDR है ना। और उसके बाद में थर्ड है, हमें थर्ड क्या सेट करना है, एड्रेस सेट करना है। तो नहीं सेट करना है ना, हमें गेट नहीं करना है। तो यहाँ पे आके हम सेट कर देते हैं। और एड्रेस क्या है हमारा एड्रेस है इंडिया, ठीक है। तीनों चीज़ सेट हो गई। अब हमने क्या कर दिया, इस एम्प्लॉय में सेट कर दिया। अब इस एम्प्लॉय को क्या करेंगे, हम सेव करेंगे, है ना। अब एम्प्लॉय को सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम सेव डॉट सेशन के ऑब्जेक्ट के साथ ही उसकी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेशन डॉट, अब ये मेथड दे रहा है, हम क्या करेंगे, परसिस्ट मेथड क्या करती है, डेटाबेस में ये ऑब्जेक्ट को लेती है और क्या करती है, डेटाबेस में सेव करने का काम करती है। तो परसिस्ट मेथड, अब इसमें क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हो गई, सारी वैल्यू सेट हो गई। अब उस ऑब्जेक्ट को हम पास कर देंगे तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या करेगी, डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगी, है ना। तो अब हमने इसको परसिस्ट कर दिया और हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि हम यदि क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में डेटा को सेंड तो कर रहे हैं, मगर यदि कोई प्रॉब्लम आती है किसके एंड से, डेटाबेस के एंड से, हमारे एंड से नहीं, तो क्या होगा, वो डेटा क्या होगा, रिवर्ट हो जाएगा, वापिस आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ट्रांजेक्शन का यूज़ करेंगे। ट्रांजेक्शन SA ट्रांजेक्शन TX इज इक्वल्स टू ACSSION सेशन डॉट बिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं।
अब ये ट्रांजेक्शन का यूज़ क्यों करा हम समझते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ट्रांजेक्शन, अच्छा ये वाला, आप क्या करेंगे कि ट्रांजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। सपोज करो कि हमारे पास में क्या है, हम जो पेमेंट करते हैं, पेमेंट गेटवे से पेमेंट करते हैं हम किसी भी पेटीएम, फ़ोन पे वगैरह से, तो हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। और हम क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनली किस में बीच में होती है, वो दो बैंकों के बीच में होती है। यदि समझ लो कि हमारी बैंक में कोई दिक्कत नहीं, हमने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, मगर जो दूसरी बैंक है, जो बी बैंक है, ए बैंक से ट्रांसफ़र करा बी बैंक में, अब बी बैंक में कुछ एरर आ रही है, टेक्निकल या सर्वर एरर आ रही है, तो वो क्या करेगा, हमारे अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अमाउंट तो बीच में रह जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो रिवर्ट बैक हो जाता है, बोलते हैं ना कि 7 डेज या फिर 8 डेज वर्किंग डेज में आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो उस तरीके से आता है, हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं। यदि वो प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, वो रोल बैक हो जाता है, पीछे हो जाता है। और यदि हम कमिट करते हैं तो क्या होता है, परमानेंटली वो डेटा स्टोर हो जाता है डेटाबेस में। तो जब भी मैनिपुलेशन वाला काम परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, हमको ट्रांजेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। और जब हम क्या करते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैंक बैलेंस देखने के लिए उस पर जाते हैं, बैंक बैलेंस चेक करते हैं, और फिर क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं और चेक कर लेते हैं। हमको बार बार वो क्या करता है, बार बार पूछता नहीं है कि हाँ कंफर्म करना चाह रहे हो पेमेंट या नहीं करना चाह रहे हो। कंफर्म करना यानी कि आप ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, कमिट करना चाह रहे हो या नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, कमिट करेंगे, यानी बोल रहे हैं हम इसको परमानेंटली सेव करना चाहते हैं डेटाबेस में। तो हम tx.co कमिट, हमने कमिट कर दिया। उसके बाद में सेशन को क्लोज कर देंगे, यानी कि अब डेटाबेस से, अब डेटाबेस में डेटा को तो सेव कर दिया, अब हमें कनेक्शन स्टेबलाइज रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब काम हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम बल्ब घर में चलाते हैं, है ना, तो काम हो जाएगा तो क्या करेंगे, बल्ब को बंद कर देंगे तो ये चालू रहने देंगे, चालू रहने देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद होगी। वैसे ही क्या होगा, कनेक्शन को अनवांटेडली स्टार्ट रखने या रनिंग प्रोसेस में रखने से कोई मतलब नहीं। वो क्या करेगा, मेमोरी को स्टोर करेगा, यानी वो क्या करेगा, मेमोरी को वेस्ट करेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेशन को क्लोज कर देंगे, क्लोज। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। अब हमारा सारा काम हो गया है, सेशन को क्लोज कर दिया, सब काम हो गया है, रन करके देखते हैं डेटाबेस में सेव रहा कि नहीं। मगर सबसे पहले, उसके पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस में जाते हैं, हाइबरनेट में जाते हैं। यहाँ पे कोई टेबल है नहीं है, तो हमने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, सबसे पहले यहाँ पे एरर क्या आ रही है, कुछ नहीं आ रही, इसको हमने सेव नहीं करा, सेव कर दिए थे, है ना। अब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें हमने जो लिखा है HBM हाइबरनेट टू DDL, मतलब हाइबरनेट टू DDL मतलब हाइबरनेट और डेटाबेस। यदि हम क्या करते हैं, टेबल नहीं बनाते, तो आप क्या कर दोगे, ऑटोमेटिक टेबल बना दोगे। और यदि टेबल बनी होगी तो आप क्या करोगे, अपडेट कर दोगे, उसमें डेटा को क्या कर दोगे, स्टोर कर दोगे। मतलब टेबल तो बनी नहीं तो क्या करेगा, टेबल बना भी देगा और डेटा को स्टोर भी कर देगा, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रन करते हैं। अब इसको रन कर देते हैं। अब रन करने के बाद में देखते हैं कि कुछ एरर आ रही है या फिर चल जा रहा है ये। एरर तो आना नहीं चाहिए, और आ जाएगी तो फिर सोल्व भी कर ही देंगे। कि बिना एरर एरर के कोई काम होता है क्या, नहीं होता है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, इसको एक बार अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद में देखते हैं EMP नाम की टेबल बन गई, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे आ गई हमारी टेबल। अब टेबल में क्या हुआ, डेटा स्टोर हो गया 101 रुद्र और इंडिया। तो अब ये तो देख लिया कि किस तरीके से हम XML की मदद से एक बेसिक एप्लीकेशन या डेटा को स्टोर कैसे करेंगे और कैसे कैसे वर्क को परफॉर्म करेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि XML बेस्ड मैपिंग कैसे करते हैं ना। अब हम देखेंगे कि एनोटेशन बेस्ड मैपिंग कैसे करेंगे, यानी यही काम को हम एनोटेशंस की मदद से कैसे करेंगे। हम यहाँ न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद में मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे वही आर्क टाइप, हमें क्या चाहिए, सिंपल मेवन का आर्क टाइप चाहिए। तो org apache डॉट मेवन कर देंगे। मेवन के बाद में थोड़ा टाइम लगाएगा ये लोड होने में। आर्क टाइप हमें क्या चाहिए, क्विक स्टार्ट आर्क टाइप चाहिए। तो हम नीचे जाके इसको सिंपल, यहाँ पे अब जो XML थी, अब इसकी जगह क्या कर देंगे हम, हाइबरनेट एनोटेशन, है ना। और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, हाइबरनेट एनोटेशन, है ना। हाइबरनेट एनोटेशन वाली ये एप्लीकेशन कैसी हो गई, हाइबरनेट की एनोटेशन वाली एप्लीकेशन हो गई। इसमें हम एनोटेशन बेस्ड मैपिंग करेंगे कि किस तरीके से हम एनोटेशन की मदद से मैपिंग कर सकते हैं, है ना। अभी हमने XML की फाइल की मदद से मैपिंग देखी थी। क्या करा था इसमें, XML फाइल का, ये मैपिंग फाइल का यूज़ करा था, जो जावा एंटिटी यानी कि एम्प्लॉय क्लास को डेटाबेस की टेबल से ऐड करने के लिए। कहाँ गई एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय, ये जो मैपिंग और ये एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय क्लास है, ये क्या है, एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, रियल वर्ड।
और इस रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटाबेस से इंटरेक्ट करवाने के लिए, मैपिंग परफॉर्म करने के लिए हमने क्या करा था, मैपिंग फाइल का यूज़ करा था, जिसमें हमने सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से हमें क्या करना है, इस फाइल को, ये जो एम्प्लॉय क्लास है इसको ऐड करना है, डेटाबेस की टेबल से मैप करना है, सॉरी, और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है उसको क्या करना है, कॉलम के एट्रीब्यूट से ऐड करना है इसके अंदर वेरिएबल को। अब ये एम्प्लॉय क्लास का हम क्या, ये मैपिंग क्लास का क्या करेंगे हम, अब एनोटेशन की मदद से हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी क्लास के अंदर क्या करेंगे, एनोटेशंस का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारी, डिपेंडेंसीज को ऐड करना, किसके अंदर, pom.xml। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल से वो डिपेंडेंसी को ले लेंगे। कौन सी डिपेंडेंसी थी, हाइबरनेट को ऐड करने की और माइस्क्यूएल कनेक्टर को। तो ये डिपेंडेंसी के यहाँ से उठा के इसको यहाँ कॉपी करके हम क्या कर देंगे, हमारी pom.xml यानी कि एनोटेशन बेस्ड एप्लीकेशन वाली pom.xml में हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। किसके अंदर करेंगे, डिपेंडेंसी सी स्टैक के अंदर इसको कर देंगे। उसके बाद में इसको कर देंगे कॉपी, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सारी चीज़ें क्या कर लेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जार फाइल को इसने कर लिया डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आएंगे, हम पैकेज बनाएंगे। तो सबसे पहले पैकेज कौन सा बनाना है हमें, हमें करना है इंटिटी क्लास क्रिएट करना है ना। तो इंटिटी नाम का पैकेज क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे पैकेज कर देंगे, इंटिटी नाम का पैकेज क्रिएट कर देंगे। अब इंटिटी नाम के पैकेज के अंदर क्या करेंगे, इंटिटी नाम की क्लास को क्रिएट कर देंगे, इंटिटी या एम्प्लॉय नाम की, है ना, एम्प्लॉय नाम की क्लास को क्रिएट कर देंगे। अब एम्प्लॉय नाम की क्लास को क्रिएट तो कर दिया, अब हम क्या करेंगे, मैपिंग इसी में परफॉर्म करेंगे। तो हम कॉन्फ़िगरेशन क्लास में साइड बाय साइड समझते भी जाते हैं, कहाँ गए, ये गए रही। अब ये मैपिंग फाइल है, अभी हमने लास्ट प्रोजेक्ट में करी थी, बताने के लिए कि एम्प्लॉय फाइल किस तरीके से, क्लास का नाम है वो क्या होगा, टेबल में, डेटाबेस की टेबल में वो टेबल का नाम होगा। तो ये बताने के लिए हमने क्या करा था, यहाँ क्लास टैग का यूज़ करा था, क्या करा था, क्लास टैग का यूज़ करा था। मगर अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, एंटिटी टैग एनोटेशन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, एंटिटी एनोटेशन का यूज़ करेंगे। ये एनोटेशन बता देगी किसको, हाइबरनेट को, कि ये जो है एम्प्लॉय ये क्या है। अब ये एंटिटी एनोटेशन किसके अंदर रखी है, जकार्ता डॉट परसिस्टेंस किसके अंदर रखी है, जकार्ता डॉट परसिस्टेंस एपीआई के अंदर रखी है ना। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो बताता है एनोटेशन, ये एंटिटी एनोटेशन बताती है कि ये जो क्लास है ये क्या है, एक तरीके की रियल वर्ल्ड एंटिटी को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि जो टेबल का नाम होगा वो क्या होगा, क्लास का नाम होना चाहिए, है ना। अब यदि हम क्या करना है, हमें ये टेबल का नाम ये नहीं रखना, हमें क्या रखना है, ईएमपी रखना है। तो हम क्या करेंगे, एट द रेट, क्या करेंगे यहाँ पे, एट द रेट टेबल, और उसके अंदर क्या कर देंगे, नेम के अंदर वो नाम पास कर देंगे, कौन सा, ईएमपी, जो हमारा शॉर्ट नेम हो गया। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो टेबल का नाम क्या कर देता वो। अब हमें याद रखना है कि जो टेबल यूज़ कर रहे हो किसका है, जकार्ता के अंदर रखी हुई है ये एनोटेशंस, किसके अंदर, हाइबरनेट वाली यूज़ नहीं करना है हमें, हमने कर लिया। उसके बाद में, अब ये कर लिया, उसके बाद में हम क्या करना है, वेरिएबल्स बनाना है ना। तो वेरिएबल्स क्या क्या हो जाएंगे, इंट और आईडी, है ना। सेकंड क्या थी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और थर्ड थी प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, एड्रेस। ये तीनों वेरिएबल बना दिए। अब इन वेरिएबल को बताने के लिए कि ये जो वेरिएबल है ये क्या करेंगे, टेबल के एट्रीब्यूट में जो टेबल के एट्रीब्यूट की तरह क्या करेंगे, वर्क करेंगे। यानी कि ये जो वेरिएबल है इसको क्या कर दो, टेबल में प्रेजेंट ये टेबल में प्रेजेंट एट्रीब्यूट से क्या कर दो, मैप कर लो, यानी कि जोड़ दो। तो अब क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रॉपर्टी टैग का यूज़ कर रहे थे, और उसमें क्या करते हैं, इन वेरिएबल का नाम लिख रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, हाइबरनेट को पता चल जाएगा कि ये नाम को हमको टेबल में प्रेजेंट एट्रीब्यूट से ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्लास प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉलम टैग का यूज़ कर, एनोटेशन का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट हम ये कर देंगे, कॉलम नाम की एनोटेशन को यूज़ करेंगे, जो बताएगी कि ये जो है वो कॉलम का एट्रीब्यूट है। क्या है, कॉलम का एट्रीब्यूट है। इसको कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देंगे, है ना। आईडी क्या थी, आईडी हमारी क्या थी, यूनिकली आइडेंटिफाई थी। मतलब आईडी की मदद से हम क्या कर रहे थे, किसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को फेच कर रहे थे। यानी कि आईडी क्या है, यूनिकली हर एम्प्लॉय को एक आईडी मिलती है ना। मगर नाम और एड्रेस सेम हो सकता था, इसलिए क्या करेंगे हम इसको प्राइमरी की, क्या करेंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। तो ये प्राइमरी की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आईडी टैग का यूज़ करेंगे, आईडी,
हमने आईडी टैग का यूज़ वहाँ भी करा था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी एनोटेशन का यूज़ करेंगे, जो ये बताएगी कि जो वेरिएबल है ये क्या है, ये क्या है, एक प्राइमरी की है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बाकी सारा काम वही करेंगे, क्या करेंगे, गेटर और सेटर को क्रिएट कर देंगे, है ना। तो तीनों के लिए गेटर सेटर क्रिएट कर देंगे, ये क्रिएट हो गई। अब हमारा इम्प्लॉय काम हो गया। अब सेकंड क्या था, मैपिंग फाइल क्रिएट करना और कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना। अब मैपिंग फाइल का सारा काम हमने क्या कर लिया, इसी क्लास में कर दिया, जो हमारी इंटिटी क्लास थी उसी में कर दिया। तो मैपिंग फाइल तो हम क्रिएट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं, पैकेज में यहाँ पे पैकेज का नाम लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनाएंगे, है ना। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं, यहाँ पे hibernate.cfg.xml फाइल क्रिएट कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, हम DTD ऐड करेंगे। तो DTD ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, कौन सी है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन की, हमने पहले से डाउनलोड कर रखी थी। यहाँ से कॉपी करके क्या करेंगे, इसको यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन का टैग का यूज़ करते हैं, कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सेशन टैग का यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे करेंगे सेशन फैक्ट्री टैग का यूज़। अब इसके अंदर हम सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं हम, कनेक्शन यूआरएल, यानी कि डेटाबेस, हाइबरनेट क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्शन स्टेलाइज करेगा, तो उसको बताना पड़ेगा कि कनेक्शन है कहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम उसके लिए एक प्रॉपर्टी टैग बनाएंगे, और प्रॉपर्टी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, कनेक्शन यूआरएल। अब ये नाम क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, हाइबरनेट को बताएगा कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या बताएगी आपको, कि कनेक्शन यूआरएल के बारे में बताएगी, यानी कि कौन से डेटाबेस से कनेक्शन करना है वो बताएगी। तो कौन से डेटाबेस से करना है, jdbc.mysql.localhost, लोकल होस्ट, है ना। उसके बाद में 3306 और डेटाबेस का नाम हाइबरनेट एनो कर देते हैं ना, नहीं एनोटेशन ही कर देते ना, एनोटेशन कर दिया। अब ये डेटाबेस का नाम हमें क्या करना है, क्रिएट भी तो करना पड़ेगा डेटाबेस में। तो हम जाएंगे डेटाबेस में, और डेटाबेस में जाने के बाद में यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे नया, है ना, क्रिएट डेटाबेस, और उसमें क्या कर देंगे, नाम को पेस्ट कर देंगे। अब एनोटेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हम डेटाबेस बना रहे हैं, इसमें एनोटेशन से रिलेटेड क्या होगी, टेबल बनेगी और डेटा स्टोर होगा, है ना। अब इसको यहाँ जाते हैं हम वापस। अब ये तो कर लिया, इसको बता दिया हमने कि हमारा डेटाबेस ये लोकल होस्ट पे रखा है, पोर्ट नंबर ये सर्विसेज यूज़ कर रहा है ना। अब इसको नेक्स्ट बताएंगे कनेक्शन यूआरएल। तो बता दिया कि कनेक्शन करने के लिए आपको ये यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में यूज़र नेम और पासवर्ड की भी तो ज़रूरत पड़ेगी कनेक्शन करने के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट यूज़र नेम कनेक्शन करने के लिए यूज़र नेम क्या है, रूट। उसके बाद में वही कनेक्शन करने के लिए पासवर्ड भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र नेम से काम नहीं चलेगा ना, पासवर्ड। और पासवर्ड क्या था, वो भी रूट था। अब थर्ड स्टेप, अब हमने कनेक्शन के लिए कर लिया। अब ये कनेक्शन करने तो चले गया, मगर बिना ड्राइवर से कनेक्शन कैसे करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ड्राइवर का नाम भी बताना पड़ेगा कि हर वेंडर क्या करेगा, अपने अपने हिसाब से ड्राइवर प्रोवाइड करेगा। तो हमें क्या करना है, MySQL ड्राइवर का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन डॉट DRIVR ड्राइवर क्लास, है ना, ड्राइवर क्लास की मदद से करना है। अब ड्राइवर क्लास का नाम भी हमें बताना पड़ेगा। तो ड्राइवर क्लास का नाम क्या है, हम वहाँ पे जाके देख लेंगे। तो क्या था ड्राइवर क्लास का नाम, com डॉट mysql डॉट jdbc.drivr, है ना। अब हमने क्या करा, ड्राइवर क्लास का नाम भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्या आता है, हमें अब क्या बताना है, मैपिंग फाइल बताते हैं, है ना, मैपिंग फाइल ऐड कर देते हैं। अब मैपिंग फाइल क्या थी, पहले XML फाइल थी। अब हमारे को क्या करना है, मैपिंग फाइल का यूज़ नहीं करना है, मतलब एक्सटर्नल मैपिंग फाइल या फिर XML फाइल का यूज़ नहीं करना है। मैपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एंटिटी क्लास का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने क्या करा, एनोटेशन उसमें डिफाइन कर दिए, जो वो हाइबरनेट को बता देगी कि कौन सी ऑब्जेक्ट का या कौन सी क्लास का डेटाबेस के टेबल से ऐड नाम से ऐड करना है। उसके बाद में
कौन से कॉलम को कौन से एट्रीब्यूट से ऐड करना है ना, कौन से वेरिएबल को कौन से कॉलम के एट्रीब्यूट से ऐड करना है, सारा करना हमने इस इंटिटी क्लास में डिफाइन कर देता। और क्या करेंगे, इस इंटिटी क्लास को ही पास कर देंगे। तो पास करने के लिए क्या करेंगे, मैपिंग टैग का यूज़ करेंगे। अब हम क्या करते, पहले एक अलग से क्लास डाल रहे थे जिसका क्या था, जो क्या बोलते हैं एक्सटेंशन अलग था, है ना, तो वो एज ए रिसोर्स सेंड कर रहे थे। अब ये तो क्या है, क्लास है जावा की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लास टैग का यूज़ करें, एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या कर देंगे, एम्प्लॉय नाम की क्लास को पास कर देंगे। पास करने के क्या करेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड नाम पास करेंगे, तो ई एंड इंटिटी डॉट, और क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय है ना, क्लास पास कर दी। उसके बाद में नेक्स्ट वर्क क्या था हमारा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बना ली, एम्प्लॉय इंटिटी क्लास भी बना दी, फॉर्म डेटाबेस भी कर दिया। उसके बाद क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप थी हमारी मैपिंग फाइल सेशन प्रोवाइडर क्लास क्रिएट करना, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैकेज बनाएंगे, यहाँ पे पैकेज क्रिएट करेंगे और यहाँ पे सेशन प्रोवाइडर नाम का पैकेज क्रिएट करा, उसके अंदर सेशन प्रोवाइडर नाम की क्लास क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेशन प्रोवाइडर नाम की क्लास क्रिएट कर दी। अब इस क्लास के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले दो इंस्टांस क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे। किसके लिए, एक तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए और एक सेशन फैक्ट्री के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, प्राइवेट स्टैटिक और कॉन्फ़िगरेशन, है ना, प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री SF। अब ये हो गए प्राइवेट। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हाइबरनेट वाले, ठीक है, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, दोनों काम हो गया। उसके बाद में क्या करना था हमको, मेथड बनाते हैं हम, जो क्या करती है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है ना। तो पब्लिक स्टैटिक रिटर्न क्या करती है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। ये सारा हमने समझ लिया पहले, मगर हम वापिस से इसलिए बना रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और हमें समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें क्या काम करती है। बार बार प्रैक्टिस करके ही चीज़ें समझ आती है ना। ये क्या करेगी, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। क्यों करेगी, क्या करेगी, सारा काम हमने देख लिया है ना। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ़, यदि पहले से ही सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट के पास में हो क्या कनेक्शन हो, तो उसको ऐसे ही रिटर्न कर दो। ये इफ़ कंडीशन में आने की ज़रूरत नहीं है। और यदि इसके पास में कनेक्शन नहीं है तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, नहीं है मतलब कि नल, इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में इसके पास में मेथड को कॉल करेंगे, जो क्या करेगी, कॉन्फ़िगर मेथड जो करेगी आर्ग्यूमेंट लेगी। कॉन्फ़िगरेशन सही तो है, कॉन्फ़िगरेशन मेथड क्रिएट अ मेथड कॉन्फ़िगरेशन, कुछ तो दिक्कत आ रही है, ठीक है, देखते हैं इसको। अभी यहाँ पे फाइल कॉन्फ़िगर, इसमें फाइल पास करते हैं। कौन सी फाइल पास करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये कहाँ रखी है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखी है, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के अंदर रखी है ना। उसके अंदर है hibernate.hbcfg कॉन्फ़िगरेशन XML, पास कर दी। उसके बाद क्या करना है, हमें SF का ऑब्जेक्ट बनाना है। वो कौन देगा हमें, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट हमें क्या करेगा, इस मेथड प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, ये इसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। उसको कॉल करेंगे और ये क्या करेगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा और इसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में प्रेजेंट सेटिंग्स को भी प्रोवाइड कर देगा, है ना। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, हमने क्या करा, न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करा, ऑब्जेक्ट तो न्यू कीवर्ड से बनता है। अब ये सारा काम कर लिया है ना, इसको कर देते सेव। अब नेक्स्ट क्या है, डेटाबेस एक्सेस क्लास, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे, पैकेज बनाएंगे, जो क्या करेगी, डेटाबेस से एक्सेस करने का काम परफॉर्म करेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे डेटाबेस एक्सेस नाम की, है ना। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेथड डिक्लेयर करेंगे, कौन सी मेथड क्रिएट करेंगे, मेन मेथड, है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
इसके अंदर क्या करेंगे आप, स्ट्रिंग, और जैसे ना अब इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले सेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि सेशन ही क्या करता है, हमें मेथड्स प्रोवाइड करता है डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए, है ना। अब क्या करा हमने, ये तो बना लिया। आप क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट से, किसके ऑब्जेक्ट से, कहाँ गई वो, सेशन प्रोवाइडर, इसका क्या है, इस क्लास से, सेशन प्रोवाइडर क्लास की मदद से हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे। ये मेथड कैसी है, स्टैटिक है, तो इसको क्लास की मदद से भी कॉल कर सकते हैं। तो कहाँ गई, कौन सी क्लास थी, डेटा एक्सेस क्लास, इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, और कौन सी मेथड थी, गेट सेशन फैक्ट्री, जो क्या करेगी, जो सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, किसका, सेशन फैक्ट्री का, और सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, उसके अंदर रखी मेथड को कॉल करेंगे। वो मेथड कौन सी है, ओपन सेशन, जो क्या करेगी, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, किसका, इसका, और सेशन फैक्ट्री मेथड को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लिया, सेशन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, कौन से, हाइबरनेट वाले सेशन को इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, डेटा को सेट करना है, किसमें, एम्प्लॉय क्लास में। तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास में डेटा को सेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एम्प्लॉय, EMPLOY, कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, क्या गड़बड़ कर दी है, क्रिएट क्लास, एम्प्लॉय नाम की क्लास, अच्छा डबल ई है ना। तो एम्प्लॉय नाम की क्लास तो क्रिएट करी है हमने, ऐसे कैसे बोल दिया इसने। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, एक एक करके डेटा इसमें सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी को सेट कर देते हैं। आईडी हो गई हमारी 101, है ना। उसके बाद में क्या कर देंगे, एम्प्लॉय डॉट सेट कर देंगे एड्रेस को, है ना। सेट कर देंगे नेम को, सबसे पहले नेम वही यूजुअली रुद्र, है ना, एक ही नाम है यार अपने पास, क्या ही करें। और अब कर देंगे एड्रेस को सेट, एड्रेस को सेट कर देंगे। एड्रेस में क्या सेट कर देंगे, इंडिया सेट कर देंगे। अब सारा काम कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ट्रांजेक्शन को क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेटा में मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं, मतलब डेटा में डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन, ये भी क्या है, इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये होल्ड करेगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करेगा, सेशन में प्रेजेंट मेथड प्रेजेंट रिटर्न करेगी। तो सेशन में प्रेजेंट मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो किसकी मदद से करेंगे, सेशन के ऑब्जेक्ट की मदद से करेंगे। वो मेथड कौन सी हो गई, बीइंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन स्टार्ट करो, ये बताएगी डेटाबेस को कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं हाइबरनेट वाली, है ना। अब इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करेंगे, सेशन प्रोवाइड करेगी मेथड सेव करने के लिए, परसिस्ट। अब ये मेथड के अंदर हम कर देंगे ऑब्जेक्ट पास। कौन सा ऑब्जेक्ट पास, एम्प्लॉय का करेंगे, ट्रांजेक्शन का नहीं करेंगे, है ना। एम्प्लॉय का करेंगे तो EMP कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने डेटा को सेट करा, ना कि ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन तो हमें परमिशन प्रोवाइड करेगा डेटाबेस में मैनिपुलेशन करने की। ये अब यहाँ क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, कमिट कर देंगे, यानी कि ये सेव करने के बाद में परमानेंटली इसको स्टोर कर दो। तो हम क्या करेंगे, COMMIT से बता देंगे इसको कि भैया परमानेंटली स्टोर करना है। उसके बाद में सेशन को क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब हमें कनेक्शन करने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि डेटाबेस में डेटा स्टोर कर दिया हमने। तो क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर दिया। सारा काम हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, सेव करके रन कर लेते हैं, देखते हैं कोई दिक्कत आ रही है क्या। हमने इसको कर लिया रन, एक आध दिक्कत आ सकती है। चलो भाई, खाता खुल गया है। दिक्कत आई है, क्या दिक्कत आई, इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी, एक तो हमने डबल ई सिंगल ई लगा दिया था डबल ई की जगह, और यहाँ पे हमने क्या करा, वो प्रॉपर्टी नहीं लगा, इसलिए क्या करा, हमें ये एरर दे रहा है, कुड नॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट टेबल हाइबरनेट, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी। कौन सी प्रॉपर्टी, HBM2DDL हाइबरनेट टू डेटाबेस डॉट ऑटो AUTO। और यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट लिखना पड़ता है ना, PDATE अपडेट। अब इसको हम सेव करके अब रन करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं क्या हो रहा है।
ये रन कर गया, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, हाइबरनेट XML में नहीं जाना हमें, एनोटेशन में जाना है ना। एनोटेशन में पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं। उसके बाद में टेबल आई कि नहीं, ये आ गई एम्प्लॉय नाम की टेबल, ये आ गया 101 इंडिया और रुद्र। तो ये हो गया, हमने देख लिया, दोनों देख लिया, XML बेस भी देख लिया और एनोटेशन बेस भी देख लिया है। बस क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, मैपिंग फाइल का यूज़ करते हैं। मैपिंग करने के लिए इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट एनोटेशन का यूज़ करते हैं। उसी एंटिटी क्लास में हम एनोटेशन की मदद से क्या करते हैं, मैपिंग का काम परफॉर्म कर लेते हैं। अब हमने ये तो देख लिया था कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर कैसे करेंगे ना, ट्रांजेक्शन की मदद से करेंगे। मतलब जब भी हम डेटाबेस में मैनिपुलेशन करने का काम करेंगे तो क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन की मदद से करेंगे। अब डेटाबेस से मैनिपुलेशन नहीं करें, सिर्फ हम क्या करें, डेटाबेस से डेटा को गेट करेंगे, है ना। हमने क्या करा, डेटाबेस में डेटा को स्टोर कैसे करा देख लिया। अब डेटाबेस से डेटा को लाएंगे कैसे वो देखते हैं। तो क्या करेंगे, सेशन हमें एक मेथड प्रोवाइड करेगा गेट नाम की, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी क्लास का नाम कि कौन सी इंटिटी या फिर कौन सी टेबल में से डेटा को लाना, उसके बाद में उसकी आईडी का नाम दे देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटिटी यानी क्लास का नाम, यहाँ पे देंगे हम हमारी क्लास का नाम EMPLOY। अब क्लास का नाम क्यों पास करना है, अब हमारी छोटी सी एप्लीकेशन है, हम सीख रहे हैं, इसलिए हमने क्या करा, एक इंटिटी टेबल बनाई। अब यदि हम मान लो बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक इंटिटी टेबल तो होगी नहीं, उसमें बहुत सारी इंटिटी टेबल होगी, इसलिए हमें बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि कौन सी टेबल का डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास का नाम पास कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, आईडी यानी कि 101, है ना, उसका डेटा हमें चाहिए। 101 आईडी वाले एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। अब डेटा तो ये पूरा क्या करेगा, ये पूरा के पूरा उसके कोरस्पोंडिंग डेटा ला के दे देगा, क्या, उसका नाम और एड्रेस। अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो डेटा किस टाइप का, एम्प्लॉय टाइप का। तो एम्प्लॉय टाइप के ऑब्जेक्ट में उसको हम होल्ड करा देंगे, क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे। अब ये क्या होगा, एम्प्लॉय नाम की टेबल में, यानी कि इसमें आके वो डेटा सेट हो जाएगा, किसमें, इसके वेरिएबल्स में, आईडी में, नेम में और एड्रेस में। अब डेटा को हमको क्या करना है, इसमें से निकालना है, तो क्या करेंगे, इसकी गेट मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आके यहाँ पे हम करेंगे गेट डॉट आईडी निकालना हमें, तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की मदद से वो मेथड को कॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेट आईडी मेथड को कॉल करेंगे, ये हमें क्या करेगी, आईडी रिटर्न करके देगी। उसके बाद में गेट नेम, जो हमें नेम रिटर्न करके देगा। और नेक्स्ट क्या करेगी, हमें एड्रेस रिटर्न करके देगी, एड्रेस ये। अब ये तीनों आ तो जाएंगे, हमको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो तीनों का क्या कर देंगे, system डॉट आउट डॉट println के अंदर इसको पुट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे IMPLOYEID, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे ये फंक्शन को क्या कर देंगे, इसके अंदर लिख देंगे, यहाँ से कॉपी करके EMP, और ये इसके अंदर आ गई। वैसे ही हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे ये कर दिया और ये कर दिया, यहाँ आईडी, और यहाँ पे क्या करना, हमें नाम आएगा, नेम, और ये मेथड कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगी, नेम कर देंगे इसको, नेम। और यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस, DDRESS, ये मेथड एड्रेस रिटर्न करेगी। और यहाँ पे हम कर देंगे ADDRESS, और ये दोनों मेथड को यहाँ से हटा देंगे, है ना, ये मेथड हटा देंगे। अब क्या कर रहे हैं, हमने ट्रांजेक्शन का यहाँ यूज़ क्यों नहीं करा, क्योंकि हम डेटा में मैनिपुलेशन करने का काम नहीं कर रहे, सिर्फ डेटाबेस से डेटा को लाने का काम कर रहे। तो सिंपली क्या होगा, इसकी मदद से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद में हमारे पास क्या आना चाहिए, डेटा 101 रुद्र, उसके कोरस्पोंडिंग क्या क्या है, रुद्र, और एड्रेस क्या है हमारा, इंडिया। वो तीनों चीज़ हमें क्या करा, कंसोल पर प्रिंट हो जाना चाहिए। ये हो गई हमारी एम्प्लॉय आईडी, क्या हो गई 101, एम्प्लॉय नेम हो गया रुद्र, और एम्प्लॉय एड्रेस हो गया हमारा इंडिया। तो हमने देख लिया कि डेटाबेस में डेटा को गेट कैसे करेंगे। अब अपडेट कैसे करना और डिलीट कैसे करना, अब नेक्स्ट स्टेप हमारी ये। अब क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करें, डेटाबेस में मैनिपुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डेटा के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। तो हमको क्या ट्रांजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन इंटरफेस बना लेंगे और ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो बिगिन ट्रांजेक्शन बिगिन कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा को हमको लाना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर से। तो सबसे पहले हम गेट मेथड की मदद से डेटा को लेके आएंगे। क्या करेंगे, डेटा को लेके आएंगे, है ना। तो यहाँ पे करेंगे IEMPLOY एम्प्लॉय EMP इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, फिर क्या होगा, सेशन डॉट गेट।
उसके बाद में कौन सी इंटिटी के ऑब्जेक्ट को हमको गेट करना है, या फिर हाँ ऑब्जेक्ट को या डेटा को गेट करना है, तो एम्प्लॉय नाम की टेबल में से हमें क्या करना है, डेटा को गेट करना है जिसकी आईडी क्या है 101 है ना। अब ये गेट कर लिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन के ऊपर भी लिख सकते हैं। इसके लिए ट्रांजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको सपोज करो हमने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद में जैसे ही क्या होगा, अब ईएमपी के पास में क्या हो गया, वो डेटा आ गया। अब डेटा आने के बाद में क्या करेंगे, ईएमपी डॉट सेट एड्रेस। अब एड्रेस को हम चेंज करना है ना, तो अब क्या कर देंगे, उसका एड्रेस क्या कर देंगे, इंडिया से कर देते हैं हम नेपाल। क्या कर देते हैं, नेपाल कर देते हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे, नेपाल तो कर दिया। अब इसको वापस डेटाबेस में अपडेट कराना पड़ेगा। अब ये जो रिकॉर्ड आया, वो रिकॉर्ड कौन सा था, 101 रुद्र और इंडिया था। अब वो रुद्र में, ये इंडिया में से हमको क्या करना है, नेपाल को रिप्लेस करके वापस डेटाबेस में क्या करना है, स्टोर करना है ना। तो अब क्या करेंगे, उसको स्टोर करने के लिए सेशन डॉट अब क्या करेंगे, मर्ज का यूज करेंगे। इसमें हम वगैरह कर देंगे, ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। कौन से ऑब्जेक्ट को, जिसको हमने क्या करा अभी अपडेट करा है ना। तो ये क्या कर देगा, डेटाबेस में जाके और ट्रांजेक्शन को हम क्लोज कर देंगे। डेटाबेस में जाके क्या कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। यानी कि पहले क्या था, इंडिया था। हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी इंडिया है। अब इसको क्या कर देगा, अपडेट करके क्या में कर देगा, नेपाल में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम रन कर देते हैं एक बार। यहाँ पे हमने इसको रन कर दिया। अब इसको डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ हुआ है कि नहीं। डेटाबेस में जाके इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एड्रेस की जगह क्या हो गया, नेपाल हो गया है ना। तो किस तरीके से हमने अपडेट करा। उसके बाद में हम आते हैं, अब डिलीट करके देखते हैं। तो डिलीट भी क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो अब देखते हैं कि डिलीट कैसे करेंगे। अब हमको क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है। किसको करना है, डेटा को डिलीट करना है। कौन से डेटा को, जो कि टेबल के अंदर रखा है, कौन सा 101 इंडिया और रुद्र है ना। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये है। अब इसको हमको क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ट्रांजेक्शन है ना, क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन इंटरफेस को बनाएंगे, ट्रांजेक्शन टीएक्स है ना। ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद में सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन, गेट सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी, उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चांस टू, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ी थी स्पेलिंग में। उसके बाद में अब डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे। किसका, सेशन डॉट रिमूव मेथड का। क्योंकि जो डिलीट मेथड है वो क्या हो गई है, डेप्रिकेटेड हो गई है। यानी कि बहुत सारी मेथड जो हमने डेटा में सेव करने के लिए परसिस्ट मेथड का यूज़ करा, सेव मेथड और सेव और अपडेट क्या हो गई, दोनों ही डेप्रिकेट हो गई। वैसे ही हमने अपडेट करने के लिए मर्ज मेथड का यूज़ करा, क्योंकि अपडेट मेथड डेप्रिकेटेड हो गई। और डिलीट करने के लिए भी हम रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे। पहले हम क्या करते थे, डिलीट मेथड के लिए डिलीट करने के लिए डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं, मगर वो भी डेप्रिकेट हो गई है। इसका यूज़ करेंगे। क्या बोल रहा है कि इसमें हमें पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट है ना। मगर ऑब्जेक्ट पास करना है हमको, तो डेटा को डिलीट करना है आईडी दे के, उसकी आईडी से। मगर यहाँ पे ये हमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा आईडी का। ये बोल रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट पास करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे, एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे है ना। एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में इस एम्प्लॉय नाम के ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, सेट आईडी नाम की मेथड को कॉल करेंगे। इसमें हम आईडी सेट कर देंगे। अब इसमें क्या हुई है, इस क्लास में सिर्फ आईडी ही सेट हुई है। क्या हुई है, आईडी ही सेट हुई है। अब क्या करेंगे, रिमूव मेथड से क्या करेंगे, इसमें पास कर देंगे ईएमपी। तो ये क्या करेगा, रन करेगा। इसके कोरस्पोंडिंग कोई सी भी एसक्यूएल क्यूरी जनरेट करेगा। यानी कि सिलेक्ट क्या करेगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, रिमूव एम्प्लॉय को रिमूव करेगा। कौन से, जिसकी आईडी 101 है। अब इसको हम कर देते हैं सेव, और सेव करने के बाद इसको कर देते हैं रन करने के बाद में देखते हैं कि वो डेटा डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमने कर दिया रन, और रन करने के बाद में हम चले जाते हैं इसके अंदर और इसको कर देते हैं रिफ्रेश। कुछ तो गड़बड़ी हुई है, डेटा डिक्लेयर क्या हो गया, डेटा डिलीट क्यों नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ी करी है क्या। हाँ, गड़बड़ी क्या करी, हमने ट्रांजेक्शन को कमिट नहीं करा। यानी कि हमने रिमूव करने का उसको
परमिशन तो दे दिया, रिमूव करने तो चलेगा, मगर हमने उसको क्या करा, कमिट नहीं करा, मतलब परमानेंटली रिमूव करने के बाद डेटाबेस में उस ऑब्जेक्ट को हटाया नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, tx.co/mit कमिट, यानी कि परमानेंटली जो चेंज हो रहा है रिमूव करने के बाद में उसको परमानेंटली सेव कर दो डेटाबेस में। ठीक है, इसको वापस से एक बार रन कर देते हैं। सेव करने के बाद में इसको कर दिया रन। रन करने के बाद में अब ये डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से, है ना। ये जाता है डेटाबेस में रिलोड करते हैं। ठीक है, ये हो गया डिलीट। तो हमने क्या करा, एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग किसे करते हैं, एनोटेशन बेस्ड मैपिंग करते हैं, दोनों देख लिया, है ना। और कर्ड ऑपरेशन भी देख लिया, एनोटेशन बेस्ड मैपिंग की हेल्प से हमने कर्ड ऑपरेशन भी देख लिया। अब ये जो है ये ऑपरेशन सेम होंगे एक्सएमएल बेस्ड में भी, सिर्फ चेंज क्या होता है एनोटेशन बेस्ड मैपिंग और एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग में, सिर्फ मैपिंग फाइल चेंज होती है। इसमें क्या होता है, एंटिटी फाइल या एंटिटी क्लास के अंदर ही हम क्या करते हैं, एनोटेशन डिफाइन कर देते हैं मैपिंग बताने के लिए। और इसमें क्या करते हैं, अलग से मैपिंग बताने के लिए किस तरीके से मैपिंग होगी हम क्या करते हैं, एक्सएमएल फाइल का यूज़ करते हैं।